define life processes. List various life processes. And define any find. ये we have learned that the basic functions performed by on करिएगा the basic functions performed by living being to sustain their life on earth is known as life processes. Okay, now there are many life processes like nutrition, growth, reproduction, locomotion, that is respiration, control and coordination. Respond to stimuli हमारा बचा हुआ था, इसका क्या मतलब है? One is respond to stimuli, that is whatever external factors are there we can with which we interact, जिसके साथ हमें इंटरेक्ट करते हैं, with which we interact, उन्हें स्टिमुली कहते हैं. Interact is called, these are called stimuli. स्टिमुली का मतलब जैसे फायर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये सब स्टिमुली हैं. हिंदी में हम लोग जनरली इसे उद्दीपक कहते हैं. उद्दीपक सभी को पता है, स्टिमुली नहीं पता तो स्टिमुली का मतलब समझ लो उद्दीपक. तो अगर आ गए तो आइदर वी गो टुवर्ड्स इट और वी गो अवे फ्रॉम इट. ऐसी चीज जैसे आग आ जाए तो आप रिएक्ट करोगे. द थिंग्स इन सराउंडिंग, द एनी चेंज इन सराउंडिंग टुवर्ड्स विच वी, फॉर विच वी रिएक्ट, उसे स्टिमुली कहेंगे. ऐसे तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है. ऐसे तो वियतनाम में लोग मारे भी जा रहे हैं, तो क्या तुम चेंज कर रहे हो? क्या अपने आप को कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो? लेकिन अगर तुम रिस्पॉन्ड करोगे जिस चीज़ के लिए, वो स्टिमुली है तुम्हारी. तुम आग के लिए रिस्पॉन्ड करोगे, सनलाइट के लिए रिस्पॉन्ड करोगे, पानी के लिए रिस्पॉन्ड करोगे. सो एनी वॉट एवर एक्सटर्नल चेंज टेक्स प्लेस इन एनवायरमेंट अगेंस्ट विच या टूवर्ड्स विच वी रिएक्ट, विद विच वी रिएक्ट, जिसके साथ हम रिएक्ट करते हैं, उसे क्या कहेंगे? स्टिमुली. ऐसा समझ में आ गया कि नहीं? सो जो लिविंग बीइंग है, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. वे क्या करते हैं बताइए? लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका क्या मतलब है? ये भी एक फीचर है. Living being can control various organs of body. Living being can control various organs of body. इतनी बात समझ आ गई? क्या कभी निष्ठा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि खाना यहाँ तक खाने के तुम्हारा मन हो, हाथ यहाँ चला जाए और यहाँ खाना लग जाए? वी कैन वेरी वेल कंट्रोल. हमें जहाँ तक खाना है कंट्रोल भी है. और क्या ऐसा हुआ हो कि खाना यहाँ तक गया, हाथ कंट्रोल हो, लेकिन मुंह ने कोऑर्डिनेट ना किया और यहीं पर लग गया पूरा खाना? ऐसा भी नहीं हुआ. जब तुम्हारा एक पैर रखा जाता है तभी दूसरा उठता है. क्या कभी दोनों ही उठ गए हैं तुम्हारे पैर? इट इज द कोऑर्डिनेशन.
जब एक हाथ आता है आगे तो ये पैर आता है, ऐसा क्यों है? ग्रेविटी के बैलेंस के लिए। ऐसा कभी हुआ है कि ये ऐसे चले फिर ये ऐसे चले, देन इट डिसबैलेंस ऑफ ग्रेविटी। तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, समझ में आई बात कि नहीं? अगर आपको देना है तो देखना है कोऑर्डिनेशन, तो किसी नर्तकी का देखो, किसी डांसर का देखो, या किसी फील्डर का देखो, वो कैसे ऐसे बॉल पकड़ता है, कैसे दौड़ते दौड़ते बॉल पकड़ लेता है। एक्रोबैट का देखो, हाउ द बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड एंड वी ऑल आर गेटिंग मेस्मराइज्ड। हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसको देख, अरे क्या हो रहा। तो इट इज वी आर द लिविंग बीइंग के जो पूरी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, दे ऑल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, जिससे कि हम सस्टेन कर सकते फॉर बेटर सर्वाइवल। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे, बोलिए? कैन कंट्रोल, वी कैन लिमिट द मूवमेंट्स ऑफ आवर अपेंडेजेस। ये तुम्हारा ट्रंक है, ये क्या है? जैसे बक्सा होता है, और जो इससे बाहर निकले हुए कपड़े हैं या कोई पैजामा निकला हुआ है इससे बाहर, दैट इज अपेंडेजेस। दीज आर, ये क्या है? हाथ पैर को क्या कहा जाता है? अपेंडेजेस। सो वी कैन वेरी वेल कंट्रोल आवर, दैट इज 4 फुट, और ये जो हाइंड फुट है, अगला पैर और पिछले पैर को आप कंट्रोल कर सकते हो। इवन द मूवमेंट ऑफ नेक, नेक को भी कंट्रोल कर सकते हो। सो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी वेल कंट्रोल, कर सकते हो कि नहीं? एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी आल्सो कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। बोल सही है? ऑल्सो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेट, और यही आपका एक चैप्टर भी बन जाएगा। ये दोनों मिला के एक चैप्टर बन जाएगा। अब अगला देखिए, तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि टू सस्टेन, अगर हमें लाइफ प्रोसेस सस्टेन करना है तो टू सस्टेन लाइफ प्रोसेस एनर्जी इज नीडेड। It comes from, ये कहाँ से आएगी? From nutrition। हर काम को करने के लिए एनर्जी, अगर भूखे व्यक्ति से तुम कह दो जिंदा रह नहीं रह सकता, उसके लिए न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। सो लेट अस कम टू न्यूट्रिशन। नाउ अब देखिए, दैट इज न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या तो टेकिंग इन भी हो सकता है, टेकिंग इन सम सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट। प्लांट्स भी लेते ही हैं, अब हम लोग ऑर्गेनिक ले लेते हैं और प्लांट्स इनऑर्गेनिक लेते तो वो भी हैं। टेकिंग इन सम सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट, इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। प्लांट्स टेक, प्लांट्स क्या लेते हैं? वो प्लांट्स टेक CO2 एंड वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स भी चाहिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा 9th की बुक में कि 19 मिनरल्स चाहिए, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ ट्रेस न्यूट्रिएंट्स। ऐसा 9th के इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में आपने पढ़ा था कि नहीं? तो वो प्लांट्स को बहुत कुछ चाहिए। एक तो NPK कास्मक चाहिए, और क्या क्या चाहिए? दैट इज फेकू मंजन, और फिर क्या है? और कौन कौन से हैं? मॉलिब्डेनम, बोरॉन, कल और भी कुछ है क्या? 1 2 3 4 5 6 कुछ और भी होंगे। तो ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से टोटल 19 है, वो हम लोगों ने पढ़े थे। तो प्लांट्स को CO2 चाहिए, वाटर चाहिए एंड मिनरल्स, ये सब चाहिए। दे टेक आउटसाइड टू मेक फूड, ठीक है? एंड
मिनरल्स चाहिए। वाई हम क्या करते हैं बताइए, ये जितनी भी चीजें चाहिए ये सभी कौन सी हैं, इनऑर्गेनिक। इसमें कोई ऑर्गेनिक लग रहा है आपको क्या, कुछ नहीं है ना। तो ठीक है, so that is which are inorganic। जबकि स्नेहा तिवारी, that is animals take organic substance from outside as nutrients। ये उनका न्यूट्रिएंट्स, ये प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स यही है। जो तुम उनको खाद पानी दे रहे हो ना, एक्स्ट्रा ये यूरिया कुछ दे रहे हो, ये उनका न्यूट्रिएंट्स। और हम क्या लेते हैं बताओ, ठीक है, एनिमल टेक ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक फूड। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरीके के होते हैं। न्यूट्रिशन को पोषण कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दैट इज मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मेथड ऑफ obtaining food from outside your environment is called mode of nutrition। हम कैसे अपना खाना पाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई तरीके के होते हैं। मेनली तो ये दो तरीके का है कि जो अपना खाना क्लोरोफिल की उपस्थिति में खुद बना ले तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा है दैट इज हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो खाना क्या हो बाहर से नहीं बना ना सके जैसे हम लोग हैं। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरीके के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, दैट इज कुछ ऐसे हैं जो खाना अंदर ले लेते हैं और उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं होलोजोई। खाना खा लिया, अंदर उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। होलो का मतलब कंप्लीट। ऐसे जुआ, ऐसे जानवर, एनिमल, जुआ एनिमल को कहते हैं। तो जो पूरा का पूरा अंदर ले लें और फिर उसको डाइजेस्ट करें, उसको क्या कहते हैं, होलोजोई। तो हीट्रोट्रोपिक में कौन सा है, होलोजोई। और दूसरा कौन सा है, दैट इज सैप्रोफाइटिक। हाँ अभी ठीक करते हैं, ऑटोट्रोपिक कर लो, ऑटो। अब देखो ये बताओ, दैट इज तीसरा क्या है, पैरासाइटिक। चलिए इसको कहते हैं स्वयं पोषी, इसको विषम पोषी। होलोजोई पूरा अंदर ले लें। ये मृतोपजीवी, जो मरे पे अपना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड ऑफ फंगी, ऐसे कुछ होते हैं जो मरे हुए को खाएं तो फंगस रह जाए तो इसको। और ये पैरासाइटिक, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेप वार्म होते हैं, राउंड वार्म होते हैं, ऐसे रहते हैं। अमरवेल कस्क्यूटा होती है, पेड़ों को रस चूसती है, प्लांट्स है, वो अपना खाना नहीं बनाती है। तो जो जीवित पे रहे तो पैरासाइटिक, सही है। सो वी विल सी वन बाय वन। चलो, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फर्दर तीन तरीके का है। एक हर्बीवोर, एक कार्निवोर और एक ऑमनीवोर। जो सिर्फ सब्जी भाजी खाएं, जो जानवरों को खाएं, और कुछ ऐसा सब्जी भाजी भी खा लें, जैसे बिल्ली दूध मलाई भी खाती है, चूहा भी खाती है। तो हर्बीवोर, कार्निवोर, सही है।
हर्बीवोर का क्या मतलब होता है कि एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक उभयहारी। और कार्निवोर का क्या है? कार्निवोर सिर्फ मांसाहारी। ऑमनीवोर है, इंसान ऑमनीवोर है। मौकाटेरियन, जो मौका लगे तो खा लिया भाई। एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन और एक मौकाटेरियन, जो मिले सो खाया। चलिए, तो अब हम इसको देखेंगे वन बाय वन। नाउ autotrophic mode of nutrition. That is ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप देखें, हेडिंग दी है, हेडिंग देख लो आप, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन निकालो। सो प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल अगर आप देखना चाहो ना, क्लोरोफिल अगर आपसे पूछे भाई क्लोरोफिल क्या है, जब 60 कार्बन मैग्नीशियम को घेर लें तो उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ऐसे समझे? कभी भी तुम लोगों ने ये जैसे ये सब सी फूड है, जो समुद्र में क्रैब वैब होते हैं, तो तुम इसको सी फूड में क्या नमक डाल के, नमक छिड़क के खाते हो कि नहीं खाते? नहीं, इसको खाते हो आप लोग सी सॉल्ट के साथ। किसके साथ खाते हो? और सी सॉल्ट कहाँ मिलता है? बिग बाजार में। अब बिग बाजार तो रहा नहीं, तो स्मार्ट बाजार मिलेगा। सी सॉल्ट कुछ नहीं है, ये MgSO4 7H2O। इसको कुछ लोग एप्सॉम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, एप्सॉम सॉल्ट। ये एप्सॉम सॉल्ट जितने साउथ इंडियन है सबके घर में मिलेगा, क्रैब वैब खाते हैं, एप्सॉम सॉल्ट। तो ये तुम्हें समझ आ गया? अच्छा, इनमें ये जो Mg है, अगर तुम्हें किसी पौधे को हरा करना है, तुम्हारे घर के पौधे हरे नहीं हो रहे, बस एप्सॉम सॉल्ट बाहर से लाओ, 40 रुपए किलो मिलता है। और जरा जरा सा छिड़क दो, देखो कितनी हरियाली। Mg की वजह से क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा। बोलो, बात समझ आ गई? इतनी तो तुमको बात समझ आ गई। क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट एंड प्रिपेयर इट्स ओन फूड। सही? क्लोरोफिल क्या करेगा? बोलो, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ये कहाँ प्रेजेंट है? इन क्लोरोप्लास्ट। किसमें प्रेजेंट है? बोलो, क्लोरोप्लास्ट में। आप लोगों ने क्या 9th क्लास में ये बात पढ़ी है कि मान लीजिए जो क्लोरोप्लास्ट है हरे चीजों में होता है, तो पत्तियों में सेल होंगे, और सेल में क्या होगा? ये सेल है, और सेल में एक तुम लोगों ने देखा स्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो और भी चीजें होंगी, न्यूक्लियस होगी और सारी चीजें होंगी। तो ये जो चीज है, इसको आप लोग क्या कहते हैं? रोटी जैसी गड्डी। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो सेल के अंदर पाया गया प्लास्टिड। क्या पाया गया? प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने तरीके के होते हैं? ये देखो, आप बताओ। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। देखो, इन्होंने पूरी बात बता दी। तो आपने देखा, मैं ये बता रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, प्लास्टिड्स। अब देखो, कहने का मतलब है कि सेल में सेल ऑर्गेनल होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी आपरेटस है, प्लास्टिड्स है, लाइजोसोम है, ये सब है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं, और साथ में सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, उसमें से प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स की जब मैं बात करूं, ये कुछ नहीं है, किसी भी सेल में पाया जाने वाला क्या है? बताओ,
तो मैंने बताया जैसे कि लीफ है, तो लीफ में क्या पाया गया? एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या पाया जाएगा बताओ? ये देखो, तो ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में क्या होगा? प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, ये ऐसे सेल वॉल होगी, और क्या होगा? ये सेल वॉल है, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो, या इसे प्लाज्मा से बनी है इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, इसी में प्लांट में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस कैसा होगा बोलो? साइड वाइज लोकेटेड, और इसके चारों तरफ किसकी मेम्ब्रेन होगी? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब ही होता है कि जाल जैसा स्ट्रक्चर, और किसी किसी में छोटे छोटे दाने होंगे, वहां पे क्या होगा? दैट इज, इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कैसा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस, ये पूरा क्या है? न्यूक्लियस। इतनी बात सही है? इसी में गोल्जी बॉडीज होगी, ऐसे गोल्जी बॉडीज होगी। इसके अलावा और क्या क्या चीज होगी इसमें? और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अभी देखो, इसमें एक काम ये भी हो सकता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? दैट इज फोल्डेड स्ट्रक्चर, जिसको क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है? इसको सिस्टम कहते हैं, इसके जो पैरेलल स्ट्रक्चर है। और क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा? एक ब्लू कलर का लाइसोसोम होगा क्या? क्या उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होंगे? क्या क्या नहीं होता? प्लांट सेल में नहीं होता ना, प्लांट सेल में जरूरत नहीं है, प्लांट सेल में नहीं। अब देखो इसमें क्या होगा बताइए? प्लास्टिड्स होगा। हियर विल बी, एक बहुत बड़ा वैक्यूल होगा। वैक्यूल का क्या काम होगा बताइए? जिसमें तरीके के बहुत से जो वेस्ट सब्सटेंस या कोई इसकी चीजें रखी जाएंगी, दिस इज वैक्यूल। और दिस इज, ये क्या है बोलो? प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स में अभी मैं आपको मैंने क्या बताया, कैसा स्ट्रक्चर है? ये इस तरीके का होगा। समझ में आ गया? कुछ चीजें हमने आपको बता दी, तो इन सब की लिस्टिंग करो। इसको क्या कहेंगे बोलो? वैक्यूल। इसको माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है? प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए प्लास्टिड ये किसी को प्रोवाइड कलर, ये क्या देते हैं? प्रोवाइड कलर टू प्लांट या प्लांट पार्ट में। ये क्रोमोप्लास्ट भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अगर कलर देते हैं तो क्या कहलाएंगे? क्रोमोप्लास्ट। और अगर कलर नहीं देते हैं, जैसे एलोवेरा, एलोवेरा का जूस पीते हो तो उसमें कुछ होता है कलर, तो उसको क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। तो ये कलरलेस है। और ये कैसे हैं बोलो? क्रोम। क्रोम चैनल देखा है टीवी का, तो कैसा उसमें कलर, सारे कलर रहते हैं। दैट इज क्रोम का क्या मतलब है? प्रोवाइड कलर। अब अगर ये प्रोवाइड कलर कह रहे हैं, तो अगर रेड कलर का हुआ तो रोडोप्लास्ट। अगर मान लीजिए येलो कलर का हुआ तो ज़ैंथोप्लास्ट। ब्राउन कलर का हुआ तो फेरियोप्लास्ट। और इसी तरीके से ग्रीन कलर का हुआ तो अभी ऊपर क्या नाम दिया? तो मैं जब क्लोरोप्लास्ट बोल रहा हूं तो तुम्हें इसे प्लास्टिड समझना चाहिए। तो आप इससे कर लो कि क्लोरोप्लास्ट इज ए काइंड ऑफ प्लास्टिड्स व्हिच गिव्स इट ग्रीन कलर एंड हेल्प्स इट इन फोटोसिंथेसिस। बोलो बात समझ आ गई? अब जरा देखें, ये रेड कलर देता है और ये क्या देगा? ये लोग कभी कोई चीज अगर ऑरेंज हो तो समझो ज़ैंथोप्लास्ट, और ये इनका कॉम्बिनेशन ही है। जो अलग अलग तरीके के फूल होते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन होता है। और ये फेरियोप्लास्ट किस कलर का होगा? ब्राउन।
और ये क्या है बोलो, और ये कलरलेस, सही है। तो ऊपर हमने क्या लिख दिया, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है बताइए, इट इज द किचन ऑफ सेल, यही खाना बनेगा, सही है। सो अब आप क्या देखें, दैट इज प्लांट टेक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, कौन कौन सा, like CO2 and water from outside and make its own food, अपना खाना बनाता है, ठीक है। नाउ सो ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं, दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स which prepare their own food are called autotrophs, and such kind of nutrition is called autotrophic nutrition. देखो autotrophs, इसकी definition लिखिए, those organisms which prepare their own food from inorganic materials. For example, CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll are called autotrophs. इतनी बात तो समझ में आ गई, कुछ चीजें आप समझ लो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ये हटा दें, इधर का नोट कर लिया ना सर, उस ये प्लास्टिक में रहने दीजिए। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, जब मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ सचिन, तो तुम्हें ये समझना चाहिए न्यूट्रिशन एक ऑटोट्रोपिक भी है, ऑटोट्रोफिक, उसका तुम बाद में देख लेंगे। अब इसके अंदर में कुछ है और फिर उसके अंदर में 3 है और फिर इसके अंदर में भी 3 है, ये तुम लोगों ने देख लिया ना। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। इसके भी 2 हैं, इसके कौन कौन से 2 हैं, ऑटोट्रोपिक, एक है फोटोट्रोपिक, फोटोट्रोपिक, और एक है कीमोट्रोपिक। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, जब समुद्र के अंदर चले जाओ ना 10-10 किलोमीटर नीचे, वहाँ सूरज नहीं है लेकिन वहाँ केल्प पाए जाते हैं, बड़े लंबे लंबे प्लांट्स। क्या उनको सूरज की रोशनी मिल रही है? दे डू नॉट गेट, दे डू इट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, दे ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन, तो उनको कीमोट्रोप कहेंगे। और जो यहाँ कर रहे हैं, वास्तव में जो मैं डेफिनेशन ऑटोट्रोप लिख रहा हूँ, वास्तव में तुम्हें इसे फोटोट्रोप ही समझना चाहिए। समझ आया? लिख में रहा हूँ तो ये ना सोचो आप तो सर ऑटोट्रोप बता रहे हैं, जबकि उसके अंदर में तो 2 लिखे हैं सारी बुक्स में। देयर आर 2 मोड्स, हाउएवर दिस इज सो लेस इंपॉर्टेंट, वी नेवर डिस्कस इट। समझ आया? तो इसका एग्जांपल केल्प है, जमीन के अंदर, समुद्र में, दैट एट सी बेड, देयर आल्सो फूड इज मेड फॉर ऑर्गेनिजम्स ऑफ लोअर स्टेटस। तो ये फोटोट्रोप भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात, इस पर नंबर नहीं कटेगा। तो ऑटोट्रोपिक मोड तुम्हें पता चल गया। नाउ वी विल डिफाइन फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना बना ले वो ऑटोट्रोप है। इतनी बात तो सीधी है ना। अब हम लोग समझेंगे व्हाट डज इट मीन बाय फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड with help of inorganic materials like CO2 and water in presence of sunlight. फोटो यानी सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करना, प्रोडक्शन करना, नाम है प्रकाश संश्लेषण, दैट इज फोटोसिंथेसिस। चेक व्हाट डज इट मीन बाय फोटोसिंथेसिस, लेट अस चेक इट। द प्रोसेस बाय विच
plant make their own food. With help of inorganic materials like CO2 और H2O. सचिन, ऑर्गेनिक मटेरियल से तुम क्या समझते हो और इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या समझते हो? बोलो। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब जो CO2 और H2O जो प्रोसेस में और जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे, सिर्फ ग्लूकोज। ये तो कोई बात नहीं, आयुष बता देंगे। इनऑर्गेनिक जो एनवायरनमेंटल है और ऑर्गेनिक जो जो प्लांट्स सर इनऑर्गेनिक बेसिकली प्लांट मतलब यूज लेती है अपने फूड जनरेट करने के लिए, और ऑर्गेनिक हम ह्यूमंस लेते हैं मतलब कंज्यूम। ये करेक्ट, पूरी बात इन्होंने वंस फॉर ऑल ही क्लियर कर दिया। हम यही लिख दें जो इन्होंने बोला। देखो लिख लो इस चीज़ की डेफिनेशन, नहीं तो फिर रह जाएगी ये बात है, हाँ या ना है पकड़ में, अभी लिख लो। देखो ये बात समझ आ गई ना? अब देखिए ये नोट कर लिया। चलो, दैट इज ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? Anything which is synthesized within living being, within the body of living being is called, उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे एग्जांपल क्या है, हम लोगों की प्लांट्स है, प्लांट्स सड़ जाए, प्लांट्स जब सड़ता है तो मीथेन बनती है, मालूम है? सब्जी मंडी में सड़े सब्जियों की जो महक आती है वो मीथेन गैस, मार्श गैस। CH4 तो जानते हैं, CH4 क्या है? मीथेन। और क्या हम लोग की बॉडी में बनता है? एसिटिक एसिड बनता है, विनेगर जिसको कहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया बनाते हैं, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और हम लोगों की बॉडी से कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या यूरिया भी एक्सक्रीट होता है, NH2CO NH2। इसको क्या कहेंगे? यूरिया। इसे क्या कहेंगे बोलो? एसिटिक एसिड। तो बोलो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंद्रजीत क्या है? जो हमारी बॉडी में बने वो ऑर्गेनिक है कि जो प्लांट की बॉडी में बने वो ऑर्गेनिक है? या किसी छोटे से छोटे कीड़े से लेके बड़े मैमथ डायनासोर के अंदर किसी में भी बने वो सब ऑर्गेनिक? सब किसी ऑर्गन में बना, एनीथिंग विच इज मेड इन ऑर्गन, विद इन द ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। एनीथिंग विच इज already present in environment and there is no need to be synthesized within the organ, it is called inorganic। ठीक है? एनीथिंग तो इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या हुआ? मटेरियल anything which is already present, कहाँ प्रेजेंट हो? इन एनवायरमेंट इज इनऑर्गेनिक। वॉट एवर इज नॉट ऑर्गेनिक दैट इज इनऑर्गेनिक इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। वॉट एवर इज नॉट इज, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ रही कि मैं यहाँ इनऑर्गेनिक कह रहा हूँ तो ये सब है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है CO2 एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है, वाटर है, अमोनिया है, ये सब पाया जा रहा है, सभी है, N2O2 ये सब पाया जा रहा है। फिर से समझो, ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक है, समझ आई बात? और कुछ इसमें भी कार्बन है लेकिन जो ऐसा पाया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझिए आयुष, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन इसमें CO2 जो आता है वो इसमें आ जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पाया जा रहा है। सही है? जब तुम 11th में जाओगे तो ये जो तुम अभी
पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन सी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक हो जाएगी ऑर्गेनिक और दूसरा कौन सी हो जाएगी? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में 1.25 लाख कंपाउंड है और इसमें 50 लाख है और हर हफ्ते 7,000 बनते जा रहे हैं, हर हफ्ते 7,000 बढ़ रहा है। तो ये तुम्हारा एक चैप्टर है जिसका कार्बन एंड कंपाउंड्स नाम, उसमें हम इसे बड़ी अच्छे तरीके से जाना। अभी तो तुम इतना ही समझ लो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हम लोगों के अंदर बन रहा है वो ऑर्गेनिक। तो इसके कितने कंपाउंड है बोलो? 50 लाख। नहीं चलिए। Now, the process by which plant make their own food with help of inorganic material in presence of sunlight and chlorophyll is called बोलो, it is called फोटोसिंथेसिस। फोटो का क्या मतलब है? सनलाइट या लाइट, और सिंथेसिस का मतलब प्रोडक्शन। अब देखिए सो फोटोसिंथेसिस क्या है? दैट इज 6 CO2 प्लस 12 H2O in presence of sunlight and chlorophyll. So it produces glucose. इसी को ग्लूकोज भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स है इसलिए इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और क्या बनाएगा? 6O2 और ओके। नीचे का नोट कर लिया है? दिस रिएक्शन फोटोसिंथेसिस है, सो दिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सनलाइट। और फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता है? बोलो। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सनलाइट। सनलाइट में होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो आपकी बुक में लिखा है, देख लो, जो आपका टोटल ऑर्गेनिज्म है वो 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइडेड है। कौन कौन से 5 किंगडम है? तो हमारा एनिमल किंगडम सिस्टम समझ लीजिए, फिर पता चल जाएगा। किंगडम सिस्टम पहला है मोनेरा, फिर दूसरा क्या है? दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटो। तीसरा क्या है बताइए? प्लांटे या प्लांट लिख लो, प्लांट्स। चौथा क्या है? फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स। 5 कैटेगरी है। ठीक है। मोनेरा से तुम क्या समझते हो आयुष? इस चीज को थोड़ा सा और समझे। मान, हाँ बोलो। मोनेरा तो मे बी सिंगल से कोई रिलेशन। सही कह रहे हो, सिंगल सेल्स या प्रोकैरियोटिक। मोनेरा किसको कहते हैं? बैक्टीरियंस को। इनको क्या कहते हैं? दैट इज प्रोकैरियोटिक एनिमल्स। इसे ऐसे समझो आशीष, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बायो के तीनों चैप्टर में आपका काम आसान कर देगा, रिप्रोडक्शन में तो कमाल का काम करेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और, इतनी बात समझ में आ गई? तो एक सबसे पहले इनका डिवीजन किस बेसिस पे होगा? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा क्या होगा बोलो?
यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? प्रोकैरियोटिक का मतलब बताओ। सर जो पहले बने हो प्रो का मतलब है पहले, और कैरियन का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस, बिफोर प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बन तो गए हो लेकिन उनमें अभी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं हो, ये जेनेटिक मटेरियल तैर रहा है। ऐसे ये कौन है जिनमें जेनेटिक मटेरियल तैर रहा हो? प्रोकैरियोटिक। अभी न्यूक्लियस बना नहीं है। ये बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमारे चारों तरफ हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में पाया जाता है, न जाने कितने कितने एसिडोबैसिलस बैक्टीरिया माउथ में जो हमारी कैविटी कर देता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, न जाने कितने बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं। ये है सेल, लेकिन अब ये प्लास्टिक का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके खोलने में ये समझो ये तैर रहा है। ये चीज़ क्या है? इसमें जेनेटिक मटेरियल है, बस ये धागा धागा है और ये पूरा फ्रीली क्या हो रहा है? तैर रहा है। इसे क्या कहेंगे बोलो? प्रोकैरियोटिक। क्या कहेंगे? तो जो भी है, और इसमें एक फ्लैजिला है जिससे ये मूवमेंट करता है, अपना खाना पीना लेता है। ये बैक्टीरिया का है। ये क्या चीज़ है? सिलेंड्रिकल है, तो दैट इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको क्या कहेंगे? कैरियन। समझ गए? साइटोन का मतलब सेल होता है और कैरियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस बनने से पहले उनको क्या कहेंगे? इसका एग्जांपल क्या है? न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। 9th में तो पढ़ा है ना इसे, प्रोकैरियोटिक। तो जिसमें न्यूक्लियस ना डिफाइंड हो उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। इज नॉट वेल डिफाइंड। इस चीज को कहेंगे प्रोकैरियोटिक। और इसमें सेल ऑर्गेनल के नाम पे कुछ नहीं है। अगर अंदर देखोगे तो बस राइबोसोम तैर रहे हैं, डॉटेड डॉटेड, कुछ नहीं। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है। ये बल्कि इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। वेल डिफाइंड है जी, तो क्या कहें? उसके ऊपर मेम्ब्रेन तक नहीं। तो इस चीज को क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को ही मोनेरन कहते हैं। इनमें कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, सही? तो इनको क्या कहते हैं बोलो? बैक्टीरिया। समझ में आ गई इतनी बात? बैक्टीरिया। और उसके बाद यूकैरियोटिक का मतलब है, यू का मतलब आफ्टर, और कैरियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। तो इसको क्या कहेंगे? आफ्टर न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और पूरे 10 सेल ऑर्गेनल है, सब चीज पाई जाएंगे। सेंट्रियोल, लाइसोसोम, न जाने क्या क्या पाया जाए, प्लास्टिड्स, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सब कुछ पाया जाएगा। तो ये आफ्टर न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा बोलो? न्यूक्लियस कैसा होगा? वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा। जरा चेक करें, सब कुछ इसमें होगा। तो ये इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? अब जो आफ्टर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड। अब जैसे प्लांट सेल हो गया, ये क्या हो गया? प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, हम लोगों में भी है। तो या फिर क्या हो सकता है? एनिमल सेल भी हो सकता है। अभी वीडियो दिखाएंगे, क्लियर होगा। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें समझो, ठीक है? एनिमल सेल भी हो सकता है और प्लांट सेल भी हो सकता है। अभी तुमने प्रोकैरियोटिक समझ लिया ना? इसके अंदर न्यूक्लियस भी ठीक से नहीं है, न्यूक्लियोइड है। इसीलिए नाम में ही नाम ही रख दिया कि जो प्रो यानी प्राक नाभिकीय है। हिंदी में जो लोग समझते हो या आपके सिस्टर पढ़ती हो, प्राक नाभिकीय, नाभिक से पहले, बिफोर न्यूक्लियस। ये क्या है बोलो? दैट इज आफ्टर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बन गया, बताओ जिस कंपनी में मैनेजर बैठा दिया, क्या वो सब सेल ऑर्गेनल नहीं बना देगा? न्यूक्लियस ही तो मैनेजर होता है। तो इसमें वेल डिफाइंड है। अब इसे देखो, ये देखिए सब चीज है। बताओ, न्यूक्लियस देख लीजिए, ये देखो न्यूक्लियस है। इवन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, जिसमें राइबोसोम बना है, अंदर अंदर देख रहे हो? ये न्यूक्लियस साइड वाइज लोकेटेड है प्लांट सेल में। देखो ये देखो, ये क्या चीज़ है? सेल वॉल है। देखो सेल वॉल निकल गया, सेल वॉल हो गया। और क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लास्टिक्स आप देख रहे हैं, ये देखो, ये स्ट्रोमा बताया था कि नहीं? प्लास्टिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो और ये क्या है? रेटिकुलम। हर चीज है। मेरा कहने का मतलब है सेल वॉल से लेकर, ये सब सेल वॉल से लेकर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है चेक करो?
न्यूक्लियोलस, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? तो आपको समझना पड़ेगा, सिखा भी देते ग्रीन कलर, वहाँ से देख के भी कंसल्ट कर लेती है ना। ग्रीन होता है ना क्लोरोप्लास्ट में, ग्रीन वाला। अब तुम येलो को बताओ। चलो, न्यूक्लियस कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डक एंडोप्लाज्मिक, ये इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी अपरेटस, पैकिंग होती है, वैक्यूल, इसमें खाना होता है। ये क्या है? वेरी गुड, नीचे करो। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। सब दिख रहा है? तो आप लोगों ने देख लिया ना, इतनी बात समझ में आ गई? कुछ पूछना है तो बताओ। है क्लियर? तो आपने यूकैरियोटिक देख लिया, और क्या देख लिया बोलो? प्रोकैरियोटिक। ये क्या है? दैट इज यूकैरियोटिक, इसमें सारे सेल ऑर्गेनल। कुछ पूछना है? चलो अब आगे की बात देखो। अगर यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड हुआ तो क्या कहेंगे बोलो? इफ इट इज यूनिसेलुलर, है अच्छा न्यूक्लियस लेकिन एक ही सेल हो तो क्या कहेंगे बताओ? ऐसी स्थिति में उसको कह देंगे प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक हो और यूनिसेलुलर हो तो इसे क्या कहेंगे? प्रोटोजोआ। 5 किंगडम सिस्टम है। यहाँ पहुंच गए। इसमें कौन कौन से आएंगे? एमीबा। अमीबा के न्यूट्रिशन पे भी हम पढ़ेंगे, तब ये सब लिखेंगे। इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ। बोलो, बात समझ आ गया? अब ये जुआ हो गया, ये अपना खाना नहीं बनाता। तुमको मालूम है प्रोटोजुआ और मेटाजुआ में क्या अंतर है? बताओ। जुआ 2 तरीके के हैं। जुआ का मतलब एनिमल। एक कौन है बताइए? प्रोटोजुआ। और एक क्या है? मेटाजुआ। प्रोटो का मतलब छोटा सा जानवर और हम लोग मेटाजुआ, बहुत सारे सेल्स। जब ज्यादा सेल हो तो क्या कहोगे? मेटाजुआ। एक सेल हो प्रोटोजुआ। तो यूनिसेलुलर लिखा है कि नहीं? और नाम से ही पता चल रहा है, जुआ का मतलब जानवर, प्रोटो का मतलब है। इसमें 4 कौन कौन से प्रोटोजुआ आते हैं जो क्लास 8 से लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं? बहुत अच्छा ये बताना। इट इज वेरी क्लियर, हर चीज बताना। देखो उसको भी क्लियर कर रहा हूं, फंगी तक जा रहे हैं। एक उसका बता दिया, एक फंगी का। इसका अभी डिस्क्लोज नहीं किया, अभी करेंगे। बहुत बड़ी बात है, मतलब ये तेंदुलकर बन गए सच। चलो कोई बात नहीं। दैट इज, इन्होंने पहला बताया अमीबा। क्या बताया? अभी बता देंगे। दूसरा है पैरामीशियम। दूसरा क्या होगा? ये देखो पैरामीशियम। और तीसरा क्या है? यूग्लिना। ये सभी, इनमें सब सेल ऑर्गेनल हैं। ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। इसका भी वीडियो देखेंगे न्यूट्रिशन। अमीबा, इसको क्या कहा बोलो? पैरामीशियम। और इसको क्या कहा? यूग्लिना। सर जो लीस्ट होता है वो भी इसमें आता है? अभी बता। यहां तक तुम्हें समझ आ गया? एक क्या बताया? यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ। और दूसरा क्या है? हमने बताया या तो सबसे पहले बताया या तो उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, और या फिर वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो लोग पूछेंगे अच्छा वेल डिफाइंड है, क्या वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर? तो हम कहेंगे यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो दूसरा काम क्या है बोलो? मल्टीसेलुलर।
इतनी बात समझ आ गई। अब अगर मल्टी सेलुलर है तो ये पूछा जाएगा कि ठीक है मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर हम सब हैं, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा इन सबका वेल डिफाइंड है सबका। फंगी जो तुम मशरूम लेते हो खाते हो, मशरूम की सब्जी बनती है, वो भी मल्टी सेलुलर। फंगस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पेड़ों में डिगे देखे हैं कि नहीं। मल्टी सेलुलर है तो आपसे पूछा जाएगा क्या उसमें सेल वॉल है या नहीं है। इज इट हैज सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट। तुमको दो चीज तो समझ में आ गई ना, एक तुमको प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया और ये प्रोटोजोआ को क्या बताया, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। यही चीज तो लिखी है अभी तक, देख लो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, सही है। अब आपसे पूछा जाएगा सेल वॉल है, कैसे पहचान करोगे कि सेल वॉल। ये देखो बता, बोली कि खीरे को टक से तोड़ दो, अगर टूट जाए तो सेल वॉल है। और ये टूट रहा, कुछ टूटा, पूरा मोड़ है, देख लो टूटा कुछ नहीं, टूट न टूटे सेल वॉल। मशरूम को टक से टूटेगी, जो टक से टूटे तो सेल वॉल है, और जिसमें सेल वॉल ना हो, वॉल ही ना हो, वो घर टूटेगा कभी। तो इस तरीके से सेल वॉल का क्या है, सेल वॉल है। सभी प्लांट में सेल वॉल है क्योंकि टूट जाते हैं जहाँ से तोड़। हम लोगों में, एनिमल में कभी टूटता है तो सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल है तो क्या प्रश्न पूछा जाएगा, क्या वो अपना खाना बनाता है या नहीं बनाता। तो अगर अपना खाना बना ले तो क्या होगा बोलो यहाँ से। सर बट सर कुछ प्लांट्स में जैसे कि जो वो जब सूख जाते हैं तब वो टूट जाता है, अगर लाइक वो जब तब नहीं टूटते। वो टेक्निकल बात है, उन सब टेक्निक्स में हम लोग अभी आएंगे। ये अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन अब हम आगे की टेक्निक देखते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट हुई तो क्या पूछा जाएगा, मेक इट्स ओन फूड और डज नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो डज नॉट मेक फूड, अगर डज नॉट मेक फूड है, समझ लो स्नेहा बिश्नोई, तो वो फंगी है, उसकी सेल वॉल कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी हुई। जैसे मशरूम वाइट कलर का होता है, सड़े गले चीज़ों पे उगाता है, पेड़ों पे उगाता है। मशरूम देखा है, काम जाता, समझ आए, सड़ी गली चीज़ों पे, लकड़ियों के टुकड़ों पे, चिप्स से उसको उगाया जाता है। तो जो अपना खाना नहीं बनाएगा वो है फंगी। कौन है फंगी में, ईस्ट, मशरूम, ये सब इसी में है। तो ये कौन सा है बोलो, ये थर्ड किंगडम है। हम लोग एक किंगडम में रह रहे हैं। अगर आपसे मैं पूछूं आप किस किंगडम के हो तो कहोगे हम एनिमेलिया के हैं। लौकी से पूछूं आई एम प्लांटे, ईस्ट से पूछूं आई एम फंगी, और जो मुंह में बैठा हुआ स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से पूछूं तो क्या बोलेगा, आई एम मोनेरन। समझ आया। और जो गंदा पानी है झील में या पॉन्ड में, उसमें से एक गिलास पानी निकाल उससे पूछूं तो कहेगा वी आर प्रोटोजोआ, हम गंदे पानी में रहते हैं। कहाँ रहता है ये सब, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कहाँ रहते हैं, गंदे पानी, ठीक है, डर्टी वाटर देते। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें कौन आएगा, स्नेहा बिश्नोई, फंगी। तो डज नॉट मेक फूड, उसमें क्या आएगा बताइए, लेट अस सी। सो इट विल कम एज फंगी, यहाँ लिखो। और जो खाना बनाते हैं उनमें कौन आएगा, ये प्लांट्स। और सेल वॉल जिनमें एब्सेंट है वो उनको क्या कहेंगे, वो सब एनिमल। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। तो हमारा ये फंगी, फंगी में कौन कौन सा आएगा, मशरूम, ईस्ट भी इसी में आ जाएगा। ईस्ट हम देखेंगे, अभी समझाएंगे तो पता चल जाएगा। प्लांट में तो बहुत प्लांट है, मैंगो, गुआवा, सब बहुत सारे प्लांट हैं, मैंगो ट्री। और एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाएंगे, काऊ भी आ जाएगी, ये सब आ जाएगी। इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई। अब देखो हाथ ना रखो, ठीक है। सी
हम लोगों ने देख लिया और इनऑर्गेनिक मटेरियल समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस की मतलब तुम्हें समझ में आ गया। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, किसमें किसमें होता है बोलो? इन सनलाइट, टेक्स प्लेस इन सनलाइट होती है इन प्लांट्स एंड सम मोनेरंस, सम बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया? एल्गे, आनादीना, साइनोबैक्टीरिया। ये सब 9th में आप लोगों ने पढ़ा। फिर से समझो, एल्गे समझती हो? स्पाइरोगाइरा काई, पानी में जो काई होती है उन सब में होता है। एल्गे जानते हो ना, पानी में उगी हुई काई, तो हरी होती है, वो प्लांट तो नहीं है ना काई, तो एल्गे वो सब इसी में आती है। और कभी कभी, अभी तुमको एक बैक्टीरिया बताया, कभी कभी बैक्टीरिया ग्रीन कलर के होते हैं ऐसे, जैसे मैंने दिखाया। और कभी कभी ऐसे भी बैक्टीरिया, एक ये आना बेना है, ये इस तरीके से आना बेना, ये भी बैक्टीरिया है। तो तुम इतना भी ना समझो, तब भी ये तो लिख सकते हो कि टेक्स प्लेस प्लांट्स, एल्गे एंड सम बैक्टीरिया। क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू तो कर ही लोगे। इतना समझ आ गया? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। सर वापस नहीं गए। 3 चीजों में होता है, प्लांट्स में एंड एल्गे। एल्गे को काई कहते हैं, घर में काई कहते हो, और जैसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो शैवाल कहते हो। तुम क्या कहते हो घर में? काई कहते हैं। एल्गे बोलो आज से। एल्गे हो गया, एंड बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, ठीक है। अब तुमको पता चल गया कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें किसमें होता है। चलिए, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन सिंपल स्टेप नहीं है, 3 पार्ट्स में होती है। जरा देखो कौन कौन से। देखिए, नाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। जरा अपनी बुक में वो तीनों स्टेप्स तो देखो जो अगले पेज पे यहाँ लिखे हुए हैं। 1 2 3 लिखा है सबसे ऊपर, पेज पलट दिया तुमने, उधर लिखा था, उधर लिखा, पढ़ो। 1 2 3 लिखा है। पहला स्टेप क्या है बोलो? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, लाइट एनर्जी, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये क्या करता है क्लोरोफिल? जो सनलाइट है या लाइट एनर्जी को किसमें बदल देता है बताओ? क्लोरोफिल क्या करता होगा? हमने आपको बताया क्लोरोफिल में रोटी जैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा, ऐसा दिखाया था कि नहीं? तो वो उसको केमिकल एनर्जी में बदलता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कैक्टस, या जिनमें स्पाइन निकले होते हैं, वो लोग दिन में खाना नहीं बनाते हैं, वो दिन में केमिकल एनर्जी बदल लेते हैं, रात को खाना बनाते हैं। सब राजस्थान में यही हो रहा है, यहाँ के जो कांटेदार पौधे हैं ना, दे हार्नेस द एनर्जी ड्यूरिंग सन, ड्यूरिंग डे एंड प्रिपेयर देयर फूड टू सेव वाटर। ठीक है, एस्केप फ्रॉम वाटर, यहाँ पानी तो है नहीं, दिन में धूप लेंगे, रात को खाना बनाएंगे। तो इसलिए ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान देना कि कहाँ के पौधे रात को खाना बनाते हैं, तो लिख देना, सही है। वो सब आगे पता चलता जाए। अब आगे देखो, सेकंड स्टेप पढ़ो आयुष। सेकंड स्टेप क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसको हम सेकंड स्टेप में लिखा है, क्योंकि सेकंड माना गया ना। तो पहले एब्जॉर्प्शन किया, फिर किसको कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू, जो धूप पड़ती है उसको एब्जॉर्ब किया, और फिर उसको किसमें बदल दिया बोलो? केमिकल एनर्जी। ये सेकंड स्टेप हो गया, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और किसमें बदला जा रहा है? एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया इनटू
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तुमने पहले देखा था इलेक्ट्रोलिसिस से टूटते हुए, और अभी इसी H2O की स्प्लिटिंग या डिकम्पोजिशन देखोगी, लेकिन ये कीमोलिसिस हो रही है। केमिकल से टूटा तो नाम क्या दें, थर्मल से टूटे तो थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी से तो इलेक्ट्रोलिसिस, वास्तव में कीमोलिसिस हो रही है। केमिकल एनर्जी से टूटा ना, तो क्या हो गया बताइए, यहाँ क्या लिखोगे, केमिकल एनर्जी। तुमको ये भी पता है कि 12 वाटर मॉलिक्यूल देते हो, लिखना हो तो लिख दो, क्या जाता है, बाद में बैलेंस कर देंगे। तो क्या हुआ होगा इससे, दैट इज 12H2 बनेगा, और क्या बनेगा 6O2। देखो बैलेंस है, ये 12 है, देखो अंकुर, तो ये भी 12 है। मतलब दूसरा स्टेप है पानी को तोड़ना, जो पानी हमने दिया। अब पानी टूट गया, हमने पानी दिया ना पौधों को, तो पानी तोड़ लिया और सन से एनर्जी ले ली। अब वो CO2 लेंगे। प्लांट का काम क्या होता है, प्लांट का काम होता है, छोटा सा बीज डालते हैं, और देखो ये क्या करता है, बिल्कुल छोटा सा था, कई के तो मिर्च के तो दिखाई भी नहीं देते, प्याज का बीज तो दिखाई भी नहीं देता, और छोटा सा बीज कितने टन का पेड़ बना देता है, सिर्फ गैस लेके। बाहर से CO2 लेता है, नीचे से क्या लेता है, H2 वाटर। सिर्फ इन्हीं दोनों से कमाल दिखा देता है, तो बड़ा ही होता जाता है अल्टीमेटली। ये देखो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इसने पानी को तोड़ दिया, पहले स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब की, तीसरे स्टेप में क्या करेगा, CO2 का रिडक्शन कर देगा। तीसरे स्टेप में ये स्टोमेटा से, उसमें स्टोमेटा होते हैं, उनसे ले लेगा CO2 और उसको रिडक्शन कर देगा इस H2 से। तुमने पढ़ रखा है ना रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन से अगर हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाए, यही तो रिडक्शन है। जरा थर्ड स्टेप पढ़ो, क्या लिखा है, थर्ड स्टेप क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब CO2 तुम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि 6 CO2 लगेगी एक U2 से, ऐसे ना बाद में भी बनवा देंगे, लेकिन ऐसा तुमने पढ़ रखा है ना, यही लगाते जाओ, फिर सिंपली जोड़ना रह जाएगा। 6 CO2 लगती ना एक इसमें कितने बन में बताओ, कितने हाइड्रोजन बने, 12 बने, ये यूज कर लेगा, और 12H2, तो क्या होगा जरा करो, हाँ तो 12H2 है, ये 24H है, यही जो बना यहाँ ले लिया। तुमने पानी दिया, 12H2 दिया था कि नहीं, और उसने ये दिया था। वास्तव में वो रिएक्शन ऊपर लिखी वही कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन 3 स्टेप की 4 नंबर का सवाल है, तो हमें तो सब लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेप तुम्हें समझ में आ गए। तो तीसरा देखो क्या होता होगा, 12H2 को जरा करो C6 बनाओ, कैसे कार्बोहाइड्रेट बनाओ, C6H12, और क्या होगा O6। अब यहाँ क्या क्या बचा, और ये भी बनाएगा, और थोड़ा सा इसके साथ ये रिएक्ट करके इसमें से कहेगा भाई H हमसे ले लो, और कुछ O हटाएगा भी, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना भी तो रिडक्शन है। इसके पास 12 O है, कहेगा 6 हमको दो, 6 भी हटे तो रिडक्शन नहीं हुआ क्या, 6 भी निकल गए तो हो गया ना, तो वो 6 से 6H2O बन जाएगा। बोलो निकला कि नहीं, तो क्या हुआ बोलिए 6H2O। अच्छा अब हमारी 2 रिएक्शन है, कौन कौन सी, 1 और 2, इन दोनों को जोड़ो और फाइनल रिएक्शन पता करो। फाइनल रिएक्शन क्या होगी, नाउ एडिंग बोथ रिएक्शन, सो क्या होगा देखिए, 12H2O केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी थी, ठीक है, क्लोरोफिल 12H2 प्लस 6O2, और दूसरी वाली लिखो 6CO2 प्लस 12H2 gives C6H12O6 प्लस 6H2। वास्तव में इस रिएक्शन से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स इसमें रिएक्टेंट्स का काम कर रहे हैं, तो वो तो खत्म हो जाएंगे ना, तो ऐड करेंगे तो जो जहां बचा रहेगा बच जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे।
ये सचिन तुम्हें समझाया, यहाँ की बनी हुई चीज़ यहाँ यूज़ हो गई, तो क्या वो अब रहेगी आपके पास? वो तो गई कि नहीं गई? सो लेट अस सी दिस। तो क्या होगा बताइए? दैट इज 6CO2 प्लस 12H2O और प्लस 12H2। एक बार लिख लो, बाद में हम कैंसिल कर देंगे। C6H12O6 6O2 और प्लस 6H2O और प्लस 12H2। देखो पूरी चीज लिखी है हमने, छोड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको अब तुम्हें कट करना है। कट हो गया, वही रिएक्शन नहीं आ गई तो अब लिख दीजिए। और 6CO2 प्लस 12H2O और गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहाँ लिख दीजिएगा सनलाइट एंड दिस इज दोनों। समझ में आ गई बात? अब देखो, राइट द वेरियस स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस along with equation। सही है? डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स वेरियस स्टेप्स। इतना काम करो। डिफाइन, दो काम करने, एक ऑटोट्रोप को भी डिफाइन करो। That is photosynthesis. Write various steps of photosynthesis. Along with equation and summarize it। बाद में उसको summarize भी करो, मेन इक्वेशन उसी से बनेगी। हेलो